हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे अनार की उन्नत खेती पोमेग्रेनेट फार्मिंग। यह एक हॉर्टिकल्चर है, तो कैसे हमारे किसान भाई अनार की बागबानी से ज़्यादा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, खेती कब और कैसे करना चाहिए, वैरायटी, एरीगेशन, फर्टिगेशन, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ कितने डिस्टेंस पर हमको पौधरोपण करना चाहिए, कौन सी खाद दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, तमाम प्रकार की समस्याएँ आती हैं, खेती कब और कैसे करना चाहिए, ग्रोथ नहीं लेती है और भी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, फलों में चमक, क्वालिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। वीडियो पर पहली बार आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से A to Z वीडियो का जो विश्लेषण है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में, इम्प्रूव वैरायटी। तो अनार की सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर बात करें, क्योंकि इन किस्मों का दोस्तों जो उत्पादन है, चमक है, क्वालिटी है, वो काफ़ी किसानों को यह जो वैरायटी हैं वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनके दानों की चमक और छिलके की चमक भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने के लिए मिलती है और काफ़ी ज़्यादा यह जो किस्में हैं लोकप्रिय हैं और काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र पर और अदर स्टेट पर यह किस्में लगाई भी जाती हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में जो कि अच्छा पैदावार देखने के लिए इन किस्मों का मिलता है। नंबर 1 ज्योति के नाम से आती है, मृदुला, गणेश, भगवा, फूले भगवा सुपर जो कि भगवा की इम्प्रूव वैरायटी है, फूले भगवा सुपर, और साथ ही जालौर सीडलेस जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह जो जालौर सीडलेस किस्म है दोस्तों, इसके जो दानों पर बीज की कोई भी संख्या नहीं होती है, कोई भी बीज नहीं होता है और कांधारी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों में रोग बीमारी बहुत ही कम आती हैं और यदि आप प्रॉपर केयर करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, इरिगेशन करेंगे, देखभाल करेंगे और करेंगे फर्टिगेशन, तो बेहद ही आपको अच्छा उत्पादन इन किस्मों से मिलने वाला है। क्या इनके अलावा कोई ऐसी किस्में हैं जिनको आप अभी लगा रखा है और अच्छा उत्पादन देखने के लिए उस किस्म का मिल रहा है? तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स कर दीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों की भी मदद हो सके, जो भी किसान भाई अनार की खेती करने की सोच रहे हैं या फिर इस फसल पर आना चाहते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप 2 सीज़न पर लगा सकते हैं, समर सीजन और विंटर सीजन। समर सीजन के लिए जून से सितंबर और विंटर सीजन के लिए दिसंबर से मार्च के मध्य आप खेती कर सकते हैं। जलवायु और क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसा क्लाइमेट कंडीशन होना चाहिए। तो इसके लिए जो जलवायु है, अनार उपोष्ण एवं अर्ध शुष्क जलवायु की यह क्रॉप है और राजस्थान, महाराष्ट्र पर काफ़ी बड़े पैमाने पर अनार की खेती की जाती है। इसके लिए टेम्परेचर 10 से 12 कम से कम और अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। फ्रूटिंग स्टेज पर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है वो बेहद ही अनुकूल माना जाता है। तो जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर जाएगा तो फिर भी समस्या आएगी और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से यदि कम रहता है तो भी समस्या देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये मान लीजिए 15-20 से लेके 35 तक जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा अनुकूल राज्यों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक के साथ साथ गुजरात है, मध्य प्रदेश, असम, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड जैसे स्टेटों पर भी और अन्य स्टेटों पर भी अब अनार की खेती की जा सकती है। भूमि और खेत की तैयारी, भूमि दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो आप अनार की खेती सभी प्रकार की भूमि पर आप कर सकते हैं, लेकिन जो रेड सॉइल होती है या फिर फेरस युक्त जो सॉइल होती है उन भूमि पर, उन सॉइलों पर आप खेती कर सकते हैं। अगेंस्ट आप एक और काम कर सकते हैं कि यदि आपकी जो सॉइल है वो काली दोमट है, बलुई दोमट भूमि है, सैंडी सॉइल है, तो फिर बहुत अच्छे से फसल ग्रोथ लेने वाली है। तो भूमि के ऊपर हम बात ही कर रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी वाली भूमि का ही आपको चुनाव और चयन करना चाहिए। खेत में जल भराव ना हो, ध्यान रखिए, जल भराव होगा तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और मृदा की जांच
मृदा परीक्षण जरूर करा लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है, कितनी उपलब्धता है। तो उस हिसाब से पोषक तत्वों की पूर्ति आपको करना चाहिए। खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर दखफेट तोताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए और अंतिम जुताई में पाटा लगाकर खेत को आपको समतल कराना चाहिए। तो इस हिसाब से खेत की तैयारी कराएं। खेत के चारों साइड साफ सफाई, तारबंदी और ग्रीन नेट भी दोस्तों आप खींच लीजिए। तो इस प्रकार खेत की तैयारी कराना चाहिए एकदम व्यवस्थित तरीके से। और अनार की खेती आप कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा उपजाऊ भूमि पर उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होती है उन खेतों का यदि आप चुनाव करेंगे तो फिर पैदावार बढ़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज। जब आप पौधरोपण करते हैं तो उस समय जो खाद देंगे SSP 50 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम, DAP 50 किलो और गोबर की खाद 2 ट्रॉली, सरसों की खली 5 क्विंटल और दीमक की समस्या है तो रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है और प्रति एकड़ की दर से जब आप खेत की तैयारी करते हैं या फिर पौधरोपण करते हैं तो उस समय प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल था ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो कि आप पौधरोपण करते समय बेसल डोज के रूप में इन खादों का प्रयोग करें, बेहद ही आपको अनुकूल रिजल्ट मिलने वाले हैं। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए बागवानी फसल है, थोड़ा सा बेड तैयार करें तो बेड की जो चौड़ाई है 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 10 से 12 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। तो यह जो दोस्तों डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़िया है बेड तैयार करने के लिए। बाकी बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयारी कराना चाहिए। और यदि आप बरसात के दिनों पर पौधरोपण कर रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन पर आप बेड की ऊंचाई को 1 से 1.5 फीट तक ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार बेड तैयार आपको कराना चाहिए प्रति एकड़ प्लांट्स पर। एकड़ प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 1000 से 1200 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो कितने डिस्टेंस पर आपको पौधरोपण करना चाहिए आइए दोस्तों बात करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों आपको 10 से 12 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 फीट के आसपास रखनी चाहिए। और गहराई के ऊपर बात करें तो 1 बाई 1 का कम से कम 1 बाई 1 का गड्ढा खोदना है और उसके बाद दोस्तों आपको एक एक पौधे की पौधरोपण कर देनी चाहिए। तो यह जो डिस्टेंस है इस हिसाब से 1000-1200 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ड्रिप। तो आप ड्रिप को लगवा सकते हैं, 20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगवा सकते हैं। और आप मल्चिंग पेपर इस फसल पर, इस क्रॉप पर ज़रूरत नहीं मल्चिंग पेपर लगाने की, बाकी आप ड्रिप लगाइए ज़रूर दोस्तों। 20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगा सकते हैं। नर्सरी प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे को भी आप लगा सकते हैं या फिर ग्राफ्टेड पौधे को भी आप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि आप पौधे को बाय करते हैं किसी नर्सरी से, बागवानी नर्सरी से आप पौधे को खरीद सकते हैं। तो प्लांट्स का जो रेट है प्रति प्लांट्स 50 से 60 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप 1200 पौधे लगाते हैं 60 रुपये का ही हम रेट ले लेते हैं अधिकतम, तो 72,000 रुपये के आसपास हमारा प्लांट्स का बस खर्च आने वाला है। तो प्लांटेशन आप जब भी कर रहे हैं, पौधरोपण जब भी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो 2 बाई 2 का गड्ढा खोद लीजिए, तेज़ धूप लगा लीजिए और उसके बाद दोस्तों नमी करें और जो खादों के नाम बतलाए हैं उन खादों को मिक्स करके एक एक पौधे की पौधरोपण करें। पौधा कमज़ोर ना पड़े, टूटे ना, झुके ना हवा चलने पर, तो बांस के छोटे छोटे टुकड़े गड़ाकर उसमें पौधा को बांध दीजिए, एरीगेशन करिए। अब सिंचाई देखिए, अनार की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा आप सिंचाई करेंगे तो फिर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलेगी, नेमेटोड्स की समस्या देखने के लिए मिल सकती है और भी कई प्रकार की समस्याएं और बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिंचाई। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, यानी 2-2 घंटे भी आप सिंचाई करेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। और यदि आप फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई करते हैं तो फ्लैट एरीगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यानी सॉइल कोई भी हो दोस्तों, ध्यान आपको ये रखना है कि हल्की हल्की ही सिंचाई आपको करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करने पर इस फसल पर जो बढ़वार है वो नहीं होती है, पीलपन की समस्या बनी रहती है और तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। अब नाइट्रोजन की, यदि हमारी अनार की फसल पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर आप मॉलिब्डेनम या फिर फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मॉलिब्डेनम पोषक तत्व की पूर्ति यदि आप करेंगे तो फिर जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है जो बढ़ गई है
वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। और यदि नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ी है दोस्तों, तो आपको ध्यान ये रखना है कि नाइट्रोजन को आपको कम प्रयोग करना चाहिए, नाइट्रोजन बेस्ड खादों का प्रयोग कम करना चाहिए और फास्फोरस पोटास युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। वीट कंट्रोल यानी खरपतवार की रोकथाम के ऊपर दोस्तों डिस्कशन करें तो इस फसल पर जो बागवानी है अनार की, ज़्यादा खरपतवार का ही जमाव ना हो, तो इसके लिए आप इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। अब खरपतवार के लिए तो प्रॉपर निराई गुड़ाई करानी आपको पड़ेंगी ही, लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बतला दें कि यदि आप अनार की खेती करते हैं, अनार के बाग से कम 4-5 साल के बाद ही जो फल हैं वो आपको प्रॉपर जो पूर्ण विकसित पौधा है उस पौधे से आपको एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली 3-4 साल का पौधे से। तो 3-4 साल तक आप अलग अलग सब्जियों को, फसलों को ग्रो कर सकते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, हल्दी, मूली, मिर्च, धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी। इसके अलावा पत्ता गोभी है, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है, बीन्स है, बरबटी है, टमाटर है और जो भी फसलें कंदवर्गीय हैं उनको आप ग्रो कर सकते, कोई समस्या की बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कटिंग यानी प्रूनिंग। तो देखिए दोस्तों, अनार का पौधा लगाने से अपने हिसाब से वृद्धि पौधा लेता है, लेकिन हमको पौधा अपने हिसाब से तैयार करना पड़ता है, अपने हिसाब से कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ती हैं। पौधा दोस्तों आपने यदि लगा दिया तो वो सीधा एकदम वृद्धि कर जाएगा, ज़्यादा ब्रांचेज, ज़्यादा शाखाएं नहीं निकल पाएंगी, ज़्यादा डालियाँ निकलें। तो इसके लिए दोस्तों आप प्रॉपर कटिंग प्रूनिंग करें। कटिंग और प्रूनिंग किस प्रकार की जाती है, तो पौधे की जो बॉटर शूट्स होती हैं उनकी कटिंग करने से आपको एक पौधे में 3 से 4 शाखाओं को ही रखना चाहिए। इस हिसाब से प्रूनिंग करना चाहिए कि पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय एकदम फैलाव में बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डालियाँ लेके पौधा वृद्धि करेगा और 3-4 पौधे में जो शाखाएं होती हैं वो सफिशिएंट होती हैं। तो इस हिसाब से प्रूनिंग करना चाहिए, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। यदि प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग के बाद आप सिंचाई करेंगे तो बेहद अच्छी तरीके से पौधा एकदम विकास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूलों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। तो प्रूनिंग करना, कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से दोस्तों आप ये मान लीजिए कि 6 महीने पहले आप प्रूनिंग कर दीजिए और पौधा अच्छे से बढ़वार लेगा। तो इस हिसाब से प्रूनिंग करना चाहिए और 1-2 साल का पौधा हो जाता है तो आप ठीक तरीके से कटिंग करें, प्रूनिंग करें। उसके बाद दोस्तों आप एंटीबायोटिक का एक स्प्रे जरूर ले लीजिए, इससे लगने वाले फंगस का काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा दोस्तों क्रॉप कवर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो क्रॉप कवर लगाने से फलों की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है। यदि दोस्तों आप किसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी वाला फल आप मार्केट में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए क्रॉप कवर लगाने से हरा मच्छर का प्रकोप, रस चूसक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इससे क्रॉप कवर लगाने से, और क्रॉप कवर कब लगाएं, जब फल का साइज लगभग जो छोटी बॉल होती है उससे कम साइज होता है, तब आपको क्रॉप कवर लगा देना चाहिए। इससे क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है। तो क्रॉप कवर इजीली आप लगा सकते हैं। क्रॉप कवर प्लास्टिक के होते हैं, पॉलीथीन के होते हैं, कई प्रकार के कवर होते हैं। अब तो कपड़े के भी कवर मार्केट में आने लगे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है जो कागज़ वाला कवर होता है उसको आप लगा सकते हैं। बाकी प्लास्टिक कवर को भी आप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको क्रॉप कवर लगाना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो अनार की फसल पर कई प्रकार की रोग, बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और इनका कंट्रोल कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अनार की फसल पर कौन कौन सी बीमारी, रोग का प्रकोप हो सकता है। तो प्रमुख रूप से बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, फ्रूट बोरर है यानी फल छेदक है, कैटरपिलर है, बॉलवर्म, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने की समस्या आने लगती है, पाउडर मिल्ड्यू, ब्लाइट, एफिड्स, थ्रिप्स और फल मक्खी के साथ साथ फल छेदक, सुंडी, सेमिलूपर्स, कैटरपिलर और कई प्रकार की रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनका इलाज उपाय जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इनका आप स्प्रे आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती, इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर दीजिए। और ख़ासकर दोस्तों, जी हाँ, यदि आप अनार की खेती कर रहे हैं तो देखिए ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रॉपर देखभाल करेंगे, प्रॉपर आप साफ सफाई रखेंगे। यदि स्टिकी ट्रैप लगाते हैं, देखभाल करते हैं, लाइट ट्रैप लगाते हैं, स्टार्टिंग पर नीम ऑयल, फिश ऑयल का स्प्रे लेते हैं तो ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रासायनिक के लिए। इसके अलावा आप क्रम वाइज देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए क्या स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि बैक्टीरिया बेल्ट की समस्या आती है, पौधा फलता फूलता सूख जाता है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा
आपको 500 ग्राम लेना है। गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम लेना है। 200 लीटर पानी घोल करके 6-7 दिन के लिए रख देना है। 6-7 दिन बाद जो 200 लीटर घोल है वो 1 एकड़ को ड्रिप एरीगेशन से आप चला सकते हैं। इससे बेल्ट पर काफ़ी हद तक रोकथाम मिलेगी। और हाँ, रासायनिक के लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, बायर कंपनी की एलेट या फिर रोको फंगिसाइड की भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। जानकारी प्रति एकड़ की दर से ही शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रूट क्रैकिंग की एक समस्या आती है, तो इसके लिए बोरॉन का आपको प्रयोग करना चाहिए। 500 ग्राम ड्रिप से आप दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर अगर बात करें तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग पर गोबरी खाद है, सरसों की खली है, वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ह्यूमिक एसिड है, फेरस सल्फेट, इनको आवश्यकता अनुसार प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। इस हिसाब से यदि आप प्रॉपर फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको उत्पादन मिलेगा, बेहतरीन तरीके से फसल बढ़वार लेने वाली है। तो इस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को 25 रुपये से लेके 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लाइफ साइकिल अनार का पौधा एक बहुवर्षीय पौधा है और कम से कम 20 से 25 साल बड़े आराम से चलता है। 3-4 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है। और लागत के ऊपर बात करते हैं तो 90-95 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है स्टार्टिंग पर। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 4 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है और एक विकसित पौधे से 25 से 30 किलोग्राम फल आप निकाल सकते हैं। अब जो उत्पादन है वैरायटी के साथ साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बतला दें कि यह काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता, काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता आपकी सॉइल पर, केयर पर, देखभाल पर, इरिगेशन और फर्टिगेशन पर। तो 25-30 किलोग्राम आप अधिकतम एक पौधे से हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों हमने 1200 पौधे लगाए और 1000 पौधे ही मान लेते हैं और 25 केजी प्रति फल हार्वेस्टिंग मिलती है तो 250 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ में होने वाला है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए जो मुनाफा है, यदि हमको 35 रुपये का रेट मिला यानी 3500 रुपये क्विंटल, यदि हम 3500 में 250 का इंटू कर देंगे तो 8,75,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। लागत घटा देंगे दोस्तों, लागत लगी हमारी 95,000 रुपये, तो जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 7,80,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस हिसाब से आप अनार की खेती कर सकते हैं, अनार की बागवानी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया पोमेग्रेनेट फार्मिंग अनार की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स करके आप उनका जवाब जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार बागवानी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।